एक दिन भी यदि आप टाइम टेबल से चूकते हैं तो आपके दिमाग के अंदर यदि विचलन पैदा हो जाए, दिक्कत आनी शुरू हो जाए, आपके दिमाग में समस्या पैदा हो जाए कि आज मैं किताब से अलग कैसे हो गया, तो समझ लीजिए वो किताब आपको सक्सेस करके छोड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा की पाठशाला में। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और इस टॉपिक का चयन मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स के कहने के आधार पर किया है, जिसमें अपन चर्चा करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से की जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता था, साधारण व्यक्तित्व वाला, जो 10वीं में केवल 50% से पास हुआ था और 12वीं में 60-62% लगभग बने थे साइंस विषय से। लेकिन जब मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, मेरी ज़िंदगी का पहला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिया था, उसकी कट ऑफ रही थी 141 141 और उसमें मैंने अंक प्राप्त किए थे 173 का मतलब लगभग 30 नंबर मेरिट से अधिक प्राप्त हुए थे। एक एवरेज स्टूडेंट जो 40-45% तक नंबर लाता था, एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक मेरिट से 30 नंबर अधिक अंक प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था इसी वर्ष द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का विज्ञान विषय से। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एग्ज़ाम के अंदर मैंने ऑल ओवर राजस्थान में 16वीं रैंक हासिल की थी। बस यही सारे अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, रखे जाएंगे कि किस प्रकार से ये संभव हो सकता है। तो जितने भी साधारण स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि मैं वही अनुभव शेयर करूंगा जो मेरे पास होंगे और मेरे पास वही अनुभव है जो एक साधारण स्टूडेंट के पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एवरेज या बहुत ज़्यादा होशियार या बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। सब कुछ उसकी मेहनत पर निर्भर करता है कि वो उस मेहनत को किस दिशा में, किस तरीके से, किस प्रकार से करता है। यदि वो अपनी मेहनत को एक ऐसी निश्चित दिशा में मोड़ दे, उसका रुख कुछ इस प्रकार से कर दे कि वो सारी की सारी मेहनत किसी एक ही बिंदु पे जाकर समाप्त होने लग जाए, तो डेफिनेटली ज़िंदगी में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात उसको ये पता चल जाए कि किस तरीके से, किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर वो सक्सेस होगा ही होगा। अपन इस वीडियो में केवल इसी बात पे चर्चा करेंगे, इसके अतिरिक्त अपने पास और कोई ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे एग्जाम की तिथि घोषित होती है तो उसमें कुछ पद निर्धारित होते हैं कि इतने पदों के लिए भर्ती की जाएगी। उस पदों में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, जितने फॉर्म भरे जाते हैं, मुश्किल से उसके 2 या 3% लोगों का सिलेक्शन होता है। ये 2 या 3% कौन से लोग होते हैं? न तो ये एग्जाम की डेट के पहले किसी के शर्ट पे, किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि ये सेलेक्ट होगा, न कोई बात। लेकिन जिस दिन एग्जाम की तिथि घोषित होती है, उसी दिन इस बात का पता चल जाता है कि कौन सा आदमी सेलेक्ट होगा और कौन सा सेलेक्ट नहीं होगा। उसकी भावनाओं से पता चल जाता है। अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए रीट एग्जाम की तिथि घोषित होती है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो तिथि घोषित होने के पहले ही दिन से टेंशन में, परेशानी में, तनाव में आ जाते हैं। ओ यार, एग्जाम की डेट आ गई, अरे यार नई भर्ती निकल गई, अब क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये वो इधर उधर 1000 प्रकार के दिमाग के अंदर आइडिया लाते हैं, 1000 प्रकार के दिमाग के अंदर प्रेशर ले लेते हैं। जब वो ये प्रेशर यहाँ से उठाते हैं तो आप सोचिए पढ़ने के दौरान, एग्जाम के दौरान उनके दिमाग पे, उसके मस्तिष्क पे कितना प्रेशर पड़ेगा, उसको सहन कर पाना क्या उनके लिए संभव होगा। इस स्थिति वाले स्टूडेंट अपनी जिंदगी में बहुत कम सक्सेस होते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट वो होते हैं, कुछ बालक वो होते हैं जो परीक्षा की तिथि घोषित होते ही खुशी से उछल पड़ते हैं। उनके चेहरे पे एक चमक होती है कि हमें जिस चीज का इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई, आखिर वो वस्तु हमारे सामने है, बस कुछ समय बाकी है, हम उसके पास पहुंचेंगे और उसको आराम से ग्रहण कर लेंगे। ये एक सोच का फर्क होता है दोस्तों। इसी सोच के कारण कुछ लोग सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग असफल हो जाते हैं। आपकी सोच, आपका तरीका इस दुनिया से हटके होना चाहिए। आपके आइडियाज एंटिक होने चाहिए। आपके विचार एक ऐसी दिशा में जाने चाहिए जिस दिशा में बहुत कम लोग चलते हैं, फिर आपको सक्सेस होना ही पड़ेगा।
हाँ तो दोस्तों, यदि अपन बात करते हैं रीट एग्जाम की, एक जनरल एग्जाम्पल के लिए कि भाई एग्जाम में किस प्रकार से सक्सेस हुआ जाता है। मान लीजिए रीट एग्जाम है जो अभी पीछे घोषित हो चुका है। 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पे सरकार ने भर्ती करवाने का निर्णय लिया था और ये भी कहा था कि अगस्त में हम एग्जाम करवा देंगे। 2 अगस्त शायद एग्जाम की डेट दी थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। बस उसी दिन से कुछ लोग तनाव पाल के घूम रहे हैं। जिस दिन से ये 24 दिसंबर 2019 से ये घोषणा हुई थी ना कि ये होने वाला है, तब से तनाव को लेके घूम रहे हैं और अब उनमें और ज़्यादा तनाव बढ़ा। कैसे बढ़ा कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी रीट के लिए योग्य मान लिया सरकार ने, और जो बीएड वाले हैं उनको भी रीट में घुसा रहे हैं। इस बात से टेंशन में दिमाग भरा पड़ा है, टेंशन से। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चाहे बीएड वाला आए चाहे कॉमर्स वाला आए, उससे आपको तनाव क्यों? मान लीजिए बीएड लेवल 2 वालों को लेवल 1 में प्रवेश दिया जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है उसमें? आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है ना, ये लेवल 2 से ज़्यादा टफ होता है। इसको क्लियर करना लेवल 2 से अधिक मेहनत वाला है। सीधी सी बात ये कि यदि कोई आदमी लेवल 1 में सेलेक्ट होता है, इसका मतलब वो लेवल 2 में नहीं होगा। लेवल 2 में सिलेक्शन नहीं होगा तभी तो लेवल 1 में आएगा। अब जिस आदमी का सिलेक्शन लेवल 2 में नहीं होता है, वो कैसे लेवल 1 में हो जाएगा? यहाँ वो कैसे मेहनत कर लेगा जब उसने वहाँ नहीं की? और यदि ऐसे आदमी आपके साथ शामिल होते हैं तो फिर आपको तनाव की क्या आवश्यकता? आप अपने आप की तैयारी को, आप अपने आप को उस स्तर पे ले जाइए कि जहाँ किसी को कोई भी शामिल कर ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ तो 31,000 पद है, आप एक पद मान के तैयारी कीजिए जनाब। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपके आड़े नहीं आ सकती। आप यूँ समझ लीजिए 31,000 में से एक सीट मेरी है, उसको कोई नहीं रोकेगा सेलेक्ट होने से। ये मेरा दावा है आपके सामने, ये मेरे अनुभव है, निजी अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार से यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो सोच, वो एनर्जी आपको हमेशा उच्च स्तर पे ले जाने का प्रयास करेगी। आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। आप किस जगह जाना चाहते हैं उस जगह को अपने सामने रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये करने वाला हूँ। आप तो वो जो 3rd ग्रेड टीचर बनने के बाद जो आपको तनख्वाह मिलेगी 28,000, बस उसी के सपने देखिए। आप कल्पना करिए क्लास के अंदर मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जैसे मैं छोटी क्लास में था ना, तब से लेकर के जैसे मैंने कॉलेज किया, ये किया, वो किया, मैंने जिन जिन टीचरों को देखा था, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मन के अंदर उनकी कॉपी हमेशा चलती थी कि मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा खड़ा रहने का तरीका है, जो मेरा व्यवहार है बच्चों के साथ, वो किस प्रकार का रहेगा। मैं जब रात को सोता था तो नींद में भी मुझे इसी प्रकार के सपने आते थे। मतलब टारगेट फिक्स था शुरू से ही। और जब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए, जब एग्ज़ाम सामने आया, तो फिर ये सपने कुछ ज़्यादा ही गहरे हो गए और उनको सच भी होना पड़ा। हाँ फ्रेंड्स, तो अपन बात कर रहे थे किस प्रकार से तैयारी की जाए। उसकी शुरुआत होती है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को कवर करें। जो सिलेबस सरकार जारी करती है कि आपकी परीक्षा में इन्हीं में से कुछ सवाल आने वाले हैं, आपको वो सिलेबस का एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपके दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अपन राजस्थान या भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास को आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के रूप में। जब अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं कि वहाँ आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है और प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है। तो आप उस सिलेबस को अपने हाथों से मॉडिफाइड कीजिए एक बड़े से चार्ट के ऊपर। जैसे भारतीय इतिहास, प्राचीन काल, उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो फिर उस सिलेबस के अंदर जो आप चार्ट बनाते हैं उसमें इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि प्राचीन भारत में सबसे पहला ये, इसका कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक, इसके प्रमुख राजा ये, इन राजाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ ये। इनको आप एक बड़े चार्ट के ऊपर सिलेबस के साथ साथ छापते जाएं। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उस चार्ट को आगे बढ़ाते जाइए, और जब आप एक बार उसको कवर कर लेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ मिलेगा, उसके अंदर आपका पूरा सिलेबस छपा हुआ मिलेगा। और यदि ये चीज़ आप हर विषय में करते हैं, सिलेबस के हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकलते हैं,
तो फिर आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में और एक अलग लेवल पे पहुंचती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप यदि हर विषय का सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो फिर आप एग्जाम देने जब जाते हैं तो एक नजर यदि आप उस सिलेबस में भी घुमा के जाते हैं तब आपको बहुत सारे सवाल उस चार्ट में से, उस सिलेबस में से प्राप्त हो जाते हैं। आपको अतिरिक्त मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके पढ़ने का तरीका किस प्रकार का है। आप जो चीज को पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस अंदाज में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपके आइडियाज यूनिक होने चाहिए, दुनिया से हटके होने चाहिए। आपके पढ़ने का तरीका वो नहीं होना चाहिए जो सब लोगों का होता है, कुछ अलग वे पे चलना चाहिए। जैसे मैंने निजी जीवन में ये अनुभव किया, हमारे साथ रहने वाले कई लोग जो पढ़ते थे वो जिस सब्जेक्ट को उठाते थे 8-10 दिन उसी को पढ़ते थे। वो समाप्त हुआ फिर दूसरे को, वो समाप्त हुआ फिर तीसरे को। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। इस प्रकार की गलती यदि अपन करते हैं तो फिर अपना सिलेक्शन वहीं बाधित होना शुरू हो जाता है। जितने सब्जेक्ट सिलेबस में दे रखे हैं मैक्सिमम कोशिश करो कि आप हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन टच करो, निश्चित समय दो हर सब्जेक्ट को। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो पीछे छूट जाए। हाँ, कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आप एक को समाप्त करके उसकी जगह दूसरा शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है अपनी सक्सेस का। इसके अतिरिक्त आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं, टाइम टेबल का मतलब बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। बंधा हुआ का मतलब है कि भाई 9 से 11 तक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, 11 से 11:30 तक स्नान पानी करूंगा तो करूंगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हर दिन की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियां बदल जाती है। तो उसके अनुसार अपना टाइम टेबल एकदम से लचीला होना चाहिए। अपन को यह तय करके रखना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अब आप कौन सा सब्जेक्ट कब कहाँ पढ़ते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। 10 घंटे का आपने टाइम टेबल बना रखा है तो हमेशा 10 घंटे पढ़िएगा। सक्सेस होने के सबसे बड़े मंत्र यही होते हैं। रेगुलरिटी को बना के रखिए। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। चाहे भर्ती हो चाहे न हो, आप अपनी किताबों को अपने पास रखिए, उसको हमेशा पढ़ते रहिए। रेगुलरिटी ही सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनती है। आप पढ़ते समय इस बात को नोट कर लें कि पूरे सिलेबस में से वो कौन सा भाग है, वो कौन सा पार्ट है जो मेरे लिए सबसे मुश्किल है, जिसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर समझते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप उसको अधिक से अधिक समय दीजिए। आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बाकी वालों से आप वहीं बढ़त बना लेंगे। यदि आप इस प्रकार के किसी टॉपिक को जो आपके लिए बहुत ज्यादा कमजोर है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। जैसे मेरे लिए विज्ञान विषय शुरू से फेवरेट रहा है, मेरे लिए इजी है। 100 नंबर का यदि विज्ञान का पेपर होता है तो मैं बिना ज्यादा मेहनत किए 70 से 75 नंबर तक उसमें ला रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम में। और एक मेरे लिए जीके का पेपर है जिसमें मेरे मुश्किल से 10 या 15 सवाल ही सही बैठ रहे हैं। अब मैं दोनों पे यदि बराबर मेहनत करूंगा, विज्ञान में मैं 75 से कितने अधिक ला सकता हूं? 10 नंबर मैक्सिमम, 85 तक जा सकता हूं, इससे अधिक नहीं। लेकिन जो जीके का पेपर है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, यदि उसमें मैं मेहनत करता हूं तो जहां मेरे 10 सवाल सही बैठ रहे थे वहां से यदि उठ करके वो 10 सवाल से 50-60 सवाल तक पहुंच जाए तो वो अचीवमेंट और इस अचीवमेंट की तुलना करके देखिए, वहां केवल 10 नंबर का फायदा हो रहा था जबकि यहाँ 30 से 40 सवालों का फर्क पड़ता है। तो जो आपका सबसे कमजोर विषय है, जिसमें आप सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करते हैं, आप उसको सबसे अधिक समय दीजिए, सबसे अधिक तैयार कीजिए। वो बढ़त आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाती है, बहुत ज़्यादा आगे ले जाने का काम करती है। मैंने आपको बताया था ऑल राजस्थान में मेरी 16वीं रैंक लगी थी। जब मैंने पहली बार 2011 में जब मेरी बीएससी चल रही थी वहां मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था। मेरे टोटल नंबर आए थे 168 साइंस और जीके दोनों पेपर को मिला के। लेकिन मैंने जब रिजल्ट देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जीके के 100 में से केवल 15 सवाल सही हो रहे थे। मैंने उस चीज को वहीं से पकड़ लिया। मैंने उस जीके के पेपर में इतनी मेहनत की कि 75 क्वेश्चन 100 में से मैंने सही किए थे।
जिस पेपर में विज्ञान के ही लड़कों ने 35 से 40 सवाल मुश्किल से अटेंड किए, उसमें मैंने 75 सवाल निकाले थे, जो कि मेरिट से मेरे को 100 नंबर आगे पहुंचाने में बहुत बड़े सहायक, बहुत बड़े हेल्पर सिद्ध हुए। तो आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर लगता है, जिसमें आप अपने आप को कठिनाई में महसूस करते हैं, उसको ज़्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे से तैयार करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़त दिलाएगा। अब अपने यहाँ पे राजस्थान में या सबसे बड़ी एक समस्या उत्पन्न होती है, वो ये होती है कि परीक्षा की तिथि समय पे जारी नहीं की जाती। आज फॉर्म ले रहे हैं, पता नहीं कब एग्जाम होंगे। कुछ लोग इस डर्रे को अपने दिमाग में बिठा के चलते हैं। उनके दिमाग के अंदर ये जगह फिक्स हो रखी है कि अभी तो सरकार ने कहा है, कहाँ एग्जाम आने वाला है, वो इस बात को सोच के चलते हैं। और अपनी सरकार का कब पता कब क्या करवा दे, कोई पता नहीं है, कोई चीज़ की फिक्स तिथि नहीं है। इसलिए अपन ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की कि भाई रीट तब घोषित होगी, अब होगी, कब होगी, कोई मतलब नहीं है। आप तो अपने आप को हमेशा तैयार रखें। जैसे रीट का एग्जाम कल सुबह भी हो जाए, मैं दे के आऊँगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा, ये कॉन्फिडेंस आप यदि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप रेगुलरली किताबों के संपर्क में रहेंगे, किताबों के टच में रहेंगे। जब बात किताबों के टच में या संपर्क में रहने की आती है तो सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि किताब को सामने खोलते ही नींद आ जाती है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप कल्पना करिए, आप सोचिए, इस जिंदगी के अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें एक शब्द आता है मित्र, सखा, दोस्त, जो आपकी जिंदगी को काफी हद तक नहीं, बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करते हैं। ये हो सकता है कोई आपका परिवार का सदस्य हो, और हो सकता है आपने उसको जिंदगी में कभी देखा ही नहीं हो, तैयारी करने गए हो, वहां मिल गया हो, वो सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और वो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको मिलने के लिए हम तड़पते हैं। हम वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो अपन को एक सुकून मिलता है, दिल को एक खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि यार आज कितने दिनों बाद हम फलाने आदमी से मिले। यदि यही दोस्ती आप किताबों के साथ कर लें, एक दिन भी यदि आप टाइम टेबल से चूकते हैं तो आपके दिमाग के अंदर यदि विचलन पैदा हो जाए, दिक्कत आनी शुरू हो जाए, आपके दिमाग में समस्या पैदा हो जाए कि आज मैं किताब से अलग कैसे हो गया, तो समझ लीजिए वो किताब आपको सक्सेस करके छोड़ेगी। ये सक्सेस होने का सबसे बड़ा तरीका है। किताब को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। जितने अच्छे मित्र होते हैं उन मित्रों के अंदर आप किताब को भी लाइन में लगा के रखिए कि आज मैं इस मित्र के पास नहीं गया तो फिर मैं आज संतुष्ट नहीं हूं, आज मैं असंतुष्ट क्यों हूं। यदि ये स्थिति आप अपनी जिंदगी में लेकर के आ जाते हैं तो आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सक्सेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम की तिथि डिले हो जाए तो लोगों के दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। बहुत से लोग ये होते हैं कि जैसे वो सुनते हैं कि एग्जाम आगे जाने वाले होते हैं, तो जहां वो तैयारी कर रहे होते हैं, जिस क्लास में वो पढ़ रहे होते हैं, वहां से सारे बोरियां बिस्तर समेट के सीधे घर को आते हैं। यदि आप इस प्रकार से व्यवहार रखते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से 8-10 नंबर पीछे खिसक जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके घर से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, फिर भी वो मेहनत करके एक अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। आप क्रिकेट के मैच को देखना, क्रिकेट के मैच में 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे होते हैं, बॉलर सहित। उनकी पोजीशन हर एक की अलग अलग होती है। मैदान के अंदर सारे एक जगह खड़े नहीं होते, लेकिन जैसे ही बॉलर बॉल फेंकने के लिए भागता है तो जिस जिस पोजीशन पे जो जो आदमी खड़ा होता है वो 2 कदम आगे की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो आगे की तरफ? गेंद केवल एक फेंकी जाएगी और उस गेंद एक जो फेंकी जाएगी उसकी दिशा किसी एक ही फील्डर की तरफ हो सकती है। फिर बाकी वाले 8 पागल होते हैं क्या, जो उस अपने जिस स्थान पे खड़े हैं उसे 4 कदम आगे बढ़ते हैं। वो अपने आप को तैयार करते हैं, बॉल कब आ जाए क्या पता, कब किसके पास आ जाए। यदि वो उस समय तैयार नहीं होंगे तो बॉल उनके पास से आगे जाएगी, पार करके जाएगी और उनको नुकसान देगी। सेम समस्या आप परीक्षा की समझ सकते हैं। परीक्षा की तिथि को उस बॉल की तरह मान लीजिए जो क्रिकेट के मैदान में शॉट लगने के बाद किसी भी फील्डर के पास जा सकती है। आप अपने आप को उसी तरीके से तैयार करके रखते हैं तो फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस 5 से 10% अधिक बढ़ जाते हैं। एग्जाम की तिथि घोषित हो ना हो,
एग्जाम के फॉर्म लिए गए हों या ना हो, आपको ये भनक लग जाए कि आगे एग्जाम आने वाला है, आप अपने बोरिया बिस्तर को बांधिए और तैयारी पे लग जाइए। आप अपने टारगेट को फिक्स करके रखिए, उसको एक सपना बना लीजिए, एक ऐसा सपना जो आपको रात को भी सोने न दे, दिन को आराम से खाना न खाने दे। खाने से याद आया, कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, पढ़ते समय उनके मुंह से अमूमन ये बात निकलती है कि पढ़ाई हो ना हो, खाना तो आराम से खाएंगे। कुछ सोने वाले लोग मिलते हैं, पढ़ाई तो हो ना हो, नींद हम पूरी लेंगे, टेंशन में नहीं जी सकते। दोस्तों, वो अपने आप को हर वक्त कुछ न कुछ पीछे जरूर धकेलते हैं। जब खाने की बात आए, जब ये आए, जब वो आए, यदि आपका टारगेट एक हो गया तो फिर ये सारी चीजें आपके सामने होने लगेगी, पीछे रह जाएगी। और यदि आप इन सब चीजों से आगे निकल जाते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हनुमान को, जो बहुत बलशाली, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा चतुर प्राणी माने जाते थे, उनको अपने ताकत, अपने ज्ञान का अंदाजा नहीं था, तो अपन को कैसे हो सकता है? तो आपकी जिंदगी में भी किसी न किसी जामवंत को बिठा के रखिए जो आपको हर वक्त जगाता रहे, हर वक्त आपकी शक्ति को उस लक्ष्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास करता रहे। यदि ये सारी चीजें आप अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।